वेरी वेलकम टू जेई क्लासेस बीटेक। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीति परियार और आज हम आपके लिए लाए हैं नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस की वन शॉट। ये वन शॉट है यूनिट नंबर 5 की, जिसमें हम नेटवर्क का सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये वाली जो वन शॉट है हमारी या यूनिट नंबर 5 की, ये दो पार्ट में है। दो पार्ट मतलब एक पार्ट में इसमें है आरसी आरएल या एलसी नेटवर्क का सिंथेसिस और सेकंड पार्ट में इसमें हमारे है फिल्टर। जो फर्स्ट पार्ट है इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप पोर्शन है एनालिसिस में एंड सिंथेसिस में, और जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा पूरा क्या है, थ्योरी का है। तो फर्स्ट पार्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिंथेसिस ऑफ एलसी आरएल एंड आरएलसी नेटवर्क। फर्स्ट पॉइंट है हर्विट्ज पॉलिनोमियल कि हर्विट्ज पॉलिनोमियल क्या होता है। जो इसमें से क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट से वो बिल्कुल सिंपल है। जो 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, व्हाट इज हर्विट्ज पॉलिनोमियल, व्हाट इज रियल फंक्शन या प्रॉपर्टीज ऑफ रियल फंक्शन, इस तरीके से आएगा हमारा 2 नंबर में क्वेश्चन। या फिल्टर के बारे में आ जाता है। सेकंड पार्ट में हम इसमें क्या पढ़ेंगे, फिल्टर। तो व्हाट इज फिल्टर या टाइप्स ऑफ फिल्टर है। टाइप्स ऑफ फिल्टर में से किसी भी एक टाइप के फिल्टर को क्या कर लेते हैं, शॉर्ट में पूछ लेते हैं। तो ये तो आएगा 2 नंबर में। अगर हम 7 नंबर की इसमें बात करते हैं तो 7 नंबर में क्या आता है, एक क्वेश्चन फिल्टर से कोई लॉन्ग अगर आता है तो आ जाता है। अदरवाइज जो हम फर्स्ट पार्ट ये सिंथेसिस पढ़ रहे हैं इसी में से हमारा क्या आता है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में या तो ये क्या पूछते हैं, एक क्वेश्चन दे देंगे, उसमें पूछेंगे कि ये रियल पॉजिटिव फंक्शन आरपीएफ या पॉजिटिव रियल फंक्शन है या नहीं है, ये बताओ। एक क्वेश्चन ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, कोई भी सर्किट एलसीआरएल कोई भी फॉर्म है उसकी कोर फॉर्म पूछ लेंगे, कोर 1 या कोर 2 फॉर्म या फोस्टर 1 या फोस्टर 2 फॉर्म। यही क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। कोर फॉर्म कोर 1 कोर 2 कोई भी फॉर्म पूछ सकते हैं, फोस्टर 1 फोस्टर 2 कोई भी फॉर्म पूछ सकते हैं। ये पॉजिटिव रियल फंक्शन है या नहीं है, ये क्वेश्चन है जो इसमें से आएंगे। तो एक क्वेश्चन तो ये 100% आना ही है। एक क्वेश्चन हमारा किसमें से आ जाता है, फिल्टर वाले पार्ट से आ जाता है। तो ये है। अब क्या कंडीशन है हर्विट्ज पॉलिनोमियल होने के लिए, क्या कंडीशन है पॉजिटिव रियल फंक्शन चेक करने की, वो हम देखेंगे और उसके बाद दोनों कोर फॉर्म और फोस्टर फॉर्म को यहाँ पर पढ़ेंगे। अ पॉलिनोमियल is said to be Hurwitz polynomial if its zeros lies on left hand side of S plane। हमारा जो S प्लेन होता है या J ओमेगा प्लेन होता है हर्विट्ज पॉलिनोमियल में, इस एक उस पॉलिनोमियल को हम हर्विट्ज पॉलिनोमियल कहेंगे जिसके जो जीरोस हैं वो लाई करें किस पे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। एस प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड पर अगर वो क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हर्विट्ज पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये रही इसकी कंडीशन। ये पॉलिनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल मतलब जो पावर में है, जैसे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 करके लिखते हैं, ये क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। एस प्लेन की अगर हम बात कर रहे हैं या जे ओमेगा प्लेन की बात कर रहे हैं तो यही पॉलिनोमियल हम एस की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख लिया ए एन एस की पावर एन, फिर डिक्रीजिंग फॉर्म लिख दी इसकी। इस तरीके से ये एक पॉलिनोमियल हो गया। अब हम कंडीशन बता रहे हैं कि ये हर्विट्ज पॉलिनोमियल कब होगा। हर्विट्ज आर, दो कंडीशन है, PS इज रियल व्हेन S इज रियल। हमारा जो PS है ये क्या होगा, रियल होगा। कब, किस कंडीशन में, जब S क्या है, रियल है। The root of polynomial must have zero or negative real part। Root of polynomial must have zeros or negative real part। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, जो हमने क्या कहा 2 नंबर में आता है। 2 नंबर में क्या पूछी जाती है, प्रॉपर्टी। 7 नंबर में बहुत कम चांस है। 7 नंबर में प्रॉपर्टीज तब पूछी जाती है कि अगर एक क्वेश्चन दे दिया कि चेक वेदर इट इज पॉजिटिव रियल फंक्शन और नॉट, और उसके साथ क्या कहेंगे, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ हर्विट्ज पॉलिनोमियल, तब आ जाएगा। या राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रियल फंक्शन। 7 नंबर में कंबाइंड करके ये क्या हो सकता है, आ सकता है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, देखो ये जो ए ये जो A1 A नोट AN माइनस 1, ये तो क्या है, हमारे कॉन्स्टेंट्स है। जैसे किसी के आगे लिखता है 5s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 7, ये कॉन्स्टेंट हमारे ये है। ये प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज को बहुत ध्यान से देख लेंगे। ऑल द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल an माइनस 1 A1 A0 आर पॉजिटिव। ये हमारे हमेशा क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। All the term starting from the highest power s to the real power s must be present। यहाँ पर जो s की पावर है, जैसे n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, जाते 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 किस पे आ गया, n माइनस n मतलब 0।
और n-1 मतलब 1, इस तरीके से आ गया। तो मस्ट बी प्रेजेंट, सारी हमारी टर्म क्या होनी चाहिए यहाँ पर, प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे Sn से लेकर S0 तक गए तो सारी टर्म हमारी क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए। जब पावर S4, S2, S की पावर इवन हो तो इसे इवन पॉलिनोमियल बोलते हैं। जब पावर ऑड हो तो उसे ऑड पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसे काट के क्या कर लेना, ऑड कर लेना। जब S की पावर ऑड हो तो ऑड पॉलिनोमियल, इवन है तो इवन पॉलिनोमियल। If the polynomial is even or odd, then all the root must be on imaginary j omega axis. अगर हमारे पॉलिनोमियल इवन है, सारे के सारे इवन, या पॉलिनोमियल क्या है, ऑड है, देन ऑल द रूट मस्ट बी ऑन इमेजिनरी एक्सिस। तब सारे के सारे रूट किस पे लाई करेंगे, इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेंगे। गिवन हाउ इज पॉलिनोमियल कैन बी सेपरेटेड इनटू इवन एंड ऑड पार्ट। जो भी हमारा पॉलिनोमियल है उसे हम इवन और ऑड पार्ट में क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। एक को ES करके लिख सकते हैं और एक को OS, और कंबाइंड को PS से हम शो करते हैं। ऑड पार्ट इज डिनोटेड बाय OS, इवन पार्ट इज ES, ES प्लस OS इज, या ES डॉट OS इज PS, दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं। तो पॉलिनोमियल PS से हम क्या करते हैं, शो। S जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो S एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, S प्लेन को रिप्रेजेंट यहाँ पर करता है। If the ratio of odd to even part or even to odd part is expressed in the continued fraction expression, then all the quotient term must be positive. How is polynomial की भी कंडीशन है, चाहे हम इवन से ऑड करते हुए वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं या ऑड से इवन करते हुए वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जो फ्रैक्शन होना चाहिए या ये जो टर्म सारी निकलती हैं, ये सारी टर्म क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। जैसे हमने O/S करा, मतलब जो ये वाला पार्ट है उससे इसे डिवाइड करा, और डिवाइड करते करते हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन कर रहे हैं, मतलब कि एक को दूसरे से डिवाइड करा, फिर जो आया वापस उसे फिर से डिवाइड करा, फिर जो आया ऊपर वाले को फिर से डिवाइड करा, इसे कंटिन्यू फ्रैक्शन बोलते हैं। तो सारी टर्म्स जो आएंगी, क्वोशिएंट आता है आंसर, जैसे हम 8 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 आया, तो इसी तरीके से क्वेश्चन बोलते हैं। ये सब क्या होने चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव। ये सारी प्रॉपर्टीज है। ये रहा, देखो जैसे हमने ES को OS से डिवाइड करा तो Q1S आया, यहाँ R1S, फिर इसे फिर से इससे डिवाइड करा तो Q2 आया, फिर R2S आया, फिर इसे फिर से इससे डिवाइड करा। तो ये जो Q1, Q2, Q3 है ये पॉजिटिव होने चाहिए। इसे बोलते हैं कंटिन्यू फ्रैक्शन, जो आता रहे, अगर कुछ बच जाए, जब तक नीचे हमारा क्या है, रिमाइंडर आता जाएगा, तब तक हम डिवाइड करते जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ PS इज either odd or even function, then the continued fraction expression is obtained from the ratio of polynomial to its derivative. जैसे ये हमारा दे रखा है, मान लो इसमें एक भी ऑड नहीं है, सारे इवन है, तो हम उसका एक क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकाल लेंगे, तो वो हमारा ऑड पार्ट आ जाएगा। ऐसे ही मान लो कोई क्वेश्चन है, उसमें हमारे ऑड है, इवन है ही नहीं, और हमें चेक करना है, फाइंड करना है कि राउथ हर्विट्ज है या नहीं, पॉजिटिव रियल है या नहीं, तो क्या करेंगे, अगर ऑड है तो एक डेरिवेटिव ले लो तो इवन भी आ जाएगा, अगर इवन है तो एक डेरिवेटिव लो, हम पे क्या आ जाएगा, ऑड भी आ जाएगा। If the continued fraction expression terminal permanent prematurely, then it indicates the function ES and OS contain a common factor XS. In this case, PS is XS YS. If XS and YS are, how is PS is how is. Examine whether the given, अब ये है, यहाँ पूछ रहा है एक तरीके, ये हो गए क्वेश्चन जो मैंने कहा था 2 नंबर में भी आ सकता है। अगर साथ में आया तो प्रॉपर्टीज के साथ आएगा, अदरवाइज अगर बिल्कुल सिंपल आ रहा है तो 2 नंबर में आएगा हर्विट्ज चेक करने के लिए। अब ये हर्विट्ज पॉलिनोमियल है या नहीं चेक करो। देखो यहाँ 5 है, 4 है, 3 नहीं है, S की पावर 2 है, 1 है, 0 है, लेकिन 3 नहीं है ना, 3 नहीं है, मिसिंग है। क्या कहा था, हाईएस्ट से लोएस्ट तक सारी पावर होनी चाहिए, तभी हर्विट्ज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये हर्विट्ज नहीं है। यहाँ देखो x की पावर 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 सारी हैं, लेकिन ये वाली टर्म क्या है, -3 है। -3 क्या नहीं होना चाहिए, कोफिशिएंट हमारा क्या नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ कोफिशिएंट हमारा क्या है, निगेटिव है, निगेटिव है तो ये वाली टर्म भी हमारी क्या हो जाएगी, हर्विट्ज नहीं होगा। तो हर्विट्ज की हमने 2 कंडीशन चेक कर ली। तीसरी कंडीशन चेक करते हैं। तीसरी कंडीशन हमारी कौन सी है, जब हम इवन और ऑड को फ्रैक्शन पार्ट में लेते हैं, फ्रैक्शन पार्ट में करने के बाद क्वेश्चन चेक करते हैं कि क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये देख के हम हर्विट्ज को फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ये रहा S3, S2, S1, तो हम इससे तो नहीं लगा पा रहे हैं कि हाँ ये हर्विट्ज है या नहीं है।
हम OS ओड पार्ट और इवन पार्ट को अलग कर लेते हैं। S³ प्लस 4S ऑड हो गया, 2S² प्लस 2 हमारा क्या हो गया यहाँ पर इवन हो गया। अब हम डिवाइड करेंगे, चाहे इवन बाय ऑड करके निकालो चाहे ऑड बाय इवन करके निकालो, आंसर हमारा दोनों से ही यहाँ पर आ सकता है। तो ऐसा नहीं है किसी एक से निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ऑड बाय इवन करा, तो इवन पार्ट को ऑड से डिवाइड करा, 2S² को इससे, S/2 आया, S3 प्लस 4, तो यहाँ पर अब क्या बचा, 4S में से S गया, 3S अभी रिमाइंडर है तो वापिस इसे यहाँ उतार लिया, डिवाइड करा 2/3S, 2S², 2 बचा, फिर 3 को उतार लिया तो 3/2 से करा, 0 आ गया। जब तक रिमाइंडर आएगा नहीं तब तक हमें ये पोर्शन क्या करते जाना है, सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है। जब तक 0 नहीं आता तब तक इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो ये क्वेश्चन आया S/2, ये आया 2/3S, ये आया 3/2S, तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन हमारे क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो हमारा ये वाला नॉमिनियल क्या हो गया, पॉलिनोमियल क्या हो गया, हर्विट्ज हो गया है। अगर एक भी इनमें से निगेटिव आ जाता तो हमारा ये हर्विट्ज क्या नहीं होता, पॉलिनोमियल नहीं होता। लिखने का तरीका, अगर मुझे CS कंटिन्यूड फ्रैक्शन लिखना है तो जो पहला होता है, पहला सबसे पहले लिखेंगे, प्लस 1/2/3S प्लस 1/3/2S। इस तरीके से कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या करे जाते हैं, लिखे जाते हैं। तो ये एक मेथड हो गया। देखो एक और क्वेश्चन PS ये दे रखा है 3 2 1 0, ऑड टर्म अलग निकालो इवन टर्म अलग निकालो, यहाँ लिख लिया, यहाँ पर लिख दिया कंटिन्यूस फ्रैक्शन। बस एक बार में ही कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या हो गया, खत्म हो गया हमारा, सिंगल टर्म में कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर इसे सॉल्व करके दिखा देंगे कि हमने यहाँ लिख लिया कंटिन्यूस फ्रैक्शन एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटली, एकदम से टर्मिनेट हो गया। तो देयर एग्जिस्ट अ कॉमन फैक्टर, यहाँ एक कॉमन फैक्टर आएगा S³ प्लस 3S ब्रैकेट में, ये जो हमारा S/2 है इसे इस तरीके से लिख लेते हैं 1 + 2/S इज हर्विट्ज, ऑल क्वेश्चन आर पॉजिटिव। तो S³ प्लस 3S इज ऑड पॉलिनोमियल एंड बी MS एंड M' 3S² प्लस 2। इसका एक बार क्या ले लिया, एक और डेरिवेटिव ले लिया, तो एक और डेरिवेटिव लेके इसे सॉल्व करा, तो इस तरीके से क्वेश्चन निकल गए। ये हमारे क्या आ गए, पॉजिटिव। तो ये भी क्या है हमारा हर्विट्ज पॉलिनोमियल है। एक और क्वेश्चन ये वाला। तो अब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हर्विट्ज पॉलिनोमियल चेक कर सकते हैं। देखो सारे पॉजिटिव आए तो ये भी हमारा हर्विट्ज है, इसको भी चेक करना है कि ये हर्विट्ज है या नहीं। अब देखो जब इसे सॉल्व करा तो इसे सॉल्व करने में यहाँ माइनस आ गया, इसे सॉल्व करने में यहाँ क्या आ गया, माइनस, यहाँ माइनस। तो जब ये माइनस हमारे यहाँ पर आ गए हैं तो ये वाला पॉलिनोमियल हमारा क्या है, हर्विट्ज नहीं है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव टर्म आ गई 2 क्वेश्चन में लगातार। तो अब कोई भी क्वेश्चन हम इस तरीके से क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। अब सारे क्वेश्चन करने की नीड नहीं है, अब हम इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, हर्विट्ज चेक करने का मेथड। ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है। एक हमने पहले पढ़ा होगा शायद आपने, राउथ हर्विट्ज एरे मेथड। एक राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया मेथड होता है चेक करने का कि हर्विट्ज है या नहीं है। उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा पॉलिनोमियल दिया होगा उस पॉलिनोमियल को मैट्रिक्स टर्म में लिख लेंगे और वहां से चेक करेंगे कि यह हर्विट्ज है या नहीं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये हमारा an-1 an-2 s, एक ऑड टर्म है यहाँ पर और एक क्या है, इवन टर्म है। तो हम यहाँ पे सारी पावर लिख लेते हैं, n, n-1, n-2, n-3। ऊपर वाली लाइन में जो भी सबसे बड़ी पावर है, अगर सबसे बड़ी पावर ऑड है तो ऑड लिखेंगे, सबसे बड़ी पावर इवन है तो ऊपर वाली लाइन में इवन लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हमारी an है और हमने इसे क्या मान लिया, इवन मान लिया, तो n-2, n-4 इवन लिख लिया। दूसरी वाली लाइन में ऑड। सिर्फ ये 2 लाइन है जो अपने आप बनी है, नीचे की लाइन हमें खुद बनानी है। कैसे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें, डिवाइड बाय an-1, तो वो क्या आ गया हमारा bn आ गया। सेम यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इसमें, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें, डिवाइड बाय an-3 bn-1 आ गया। ऐसे ही पूरी टेबल क्या कर लेते हैं, आखिरी तक बना।
फिर चेक करते हैं अगर इस लाइन में कोई भी माइनस आया है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस जाने में कोई भी माइनस एक आया है, तो ये हमारा क्या नहीं होता, हर्विट्ज नहीं होता है। ये पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं। तो कोई एक मेथड याद रखना है, अगर हमें वो इजी रखना है तो हमें इससे चेक करने की नीड नहीं है। किसी बच्चे ने अगर ये कहीं पढ़ा है कंट्रोल वगैरह में कहीं भी, तब वो इस वाले मेथड से क्या कर सकता है, यहाँ पर कर सकता है। बस क्या रखना है कि इस वाले में आखिरी तक कोई भी जीरो नहीं आनी चाहिए। अगर जैसे कोई जीरो आ जाता है तो ये हर्विट्ज नहीं होगा। कोई भी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए पहले कॉलम में, जैसे नेगेटिव आ जाता है तो ये हर्विट्ज नहीं होगा। देखो जैसे जीरो आ गई, पूरा भी सॉल्व भी नहीं हुआ था कि ये जीरो आ गया, जब तक आखिरी में एक डिजिट ना बचे तब तक कोई रो जीरो नहीं आनी चाहिए, तो ये हर्विट्ज नहीं है। या कहीं भी माइनस का निशान आ गया तो वो हर्विट्ज नहीं होगा। ये सॉल्व करा, देखो यहाँ तो ऐसे करके यहाँ आखिरी में बचनी चाहिए एक डिजिट, पूरी रो कहीं भी जीरो नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो पहले में कोई साइन चेंज नहीं हुआ, कोई भी कॉलम जीरो नहीं हुई यहाँ आते आते, तो इसलिए ये हर्विट्ज है। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, डिवाइड बाय 8। या ये कैसे आया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, माइनस करके डिवाइड बाय 28। देखो ये रहा, ये वाला कैसे आया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, डिवाइड बाय 20.5। पर ये इन्होंने किसे सॉल्व करके दिखा रखा है, इसे। 24 गुणा 8 माइनस 28 गुणा 1 डिवाइड बाय 8, तो ये आ गया 20.5। ये इन दोनों को सॉल्व करके दिखा रखा है, ये रहा, ये बाकी ऐसे ही सॉल्व करना है। पहली रो में कहीं पे जीरो नहीं आया, कॉलम में कहीं पर निगेटिव नहीं आया, तो ये हमारा क्या है, हर्विट्ज है। ये वाले में भी देखो यहाँ पे जीरो आ गया ना, ये हर्विट्ज नहीं। यहाँ माइनस आ गया, ये हर्विट्ज नहीं है सॉल्व करने में। तो ये हमारा एक और मेथड है। तो हर्विट्ज का चाहे एरे मेथड से सॉल्व करो, एरे बना के, और चाहे जो अभी हमने रूल बनाए थे, प्रॉपर्टीज बताई थी, उन प्रॉपर्टीज से चेक करो, तो वो चेक हो। नेक्स्ट है पॉजिटिव रियल फंक्शन। ये हमारा बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है, 7 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। पॉजिटिव रियल फंक्शन को चेक करना कि पॉजिटिव रियल फंक्शन हमारा ये है या नहीं। सिग्निफिकेंस ऑफ मतलब सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव रियल फंक्शन। सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव रियल फंक्शन इज दैट द ड्राइविंग पॉइंट इमिटेंस, इमिटेंस का मतलब होता है उसमें एडमिटेंस भी आ सकता है और इम्पिडेंस भी। जब एडमिटेंस और इम्पिडेंस को अलग अलग ना बताना हो तो हम वर्ड इमिटेंस भी यूज कर लेते हैं। is a positive real function then only it is physically realizable using passive element RLC. Hence imitance function must be checked for positive real function before synthesize. Synthesize करने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव रियल है या पॉजिटिव रियल नहीं है। कैसे चेक करा जाता है ये 2 पॉइंट देख लो, फिर उसके बाद इसकी सिंपल एक कंडीशन है, वो कंडीशन याद रखनी है, क्वेश्चन में रखनी है, चेक हो जाएगा पॉजिटिव रियल है या नहीं। गिवन फंक्शन fs इज रियल फॉर रियल s। गिवन फंक्शन fs रियल होगा किसके लिए, s के लिए। रियल पार्ट ऑफ fs इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। रियल पार्ट ऑफ fs इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 व्हेन द रियल पार्ट ऑफ s इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। fs इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एफ एस 0 से बड़ा या बराबर होगा कब, जब एस 0 से बड़ा या बराबर होगा रियल पार्ट। अब देखो हमने पॉलिनोमियल ऊपर पढ़ा था अभी कि एक पॉलिनोमियल अब हमने ऊपर लिख दिया, एक पॉलिनोमियल हमने नीचे लिख दिया। ठीक है, एक पॉलिनोमियल ऊपर लिख दिया, एक पॉलिनोमियल नीचे। जो ऊपर वाला पॉलिनोमियल होता है इसमें जो एस के रूट्स आते हैं वो जीरोस होते हैं। जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल होता है उसमें जो एस के रूट्स आते हैं वो हमारे पोल्स होते हैं। ये चीज हमें याद रखनी है। तो इसलिए देखो यहाँ Z1 Z2 Z3 से दिखाया जीरोस, ये P1 P2 P3 से दिखाया मतलब पोल्स। ये A0 हमने बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ B0 कॉमन ले लिया और इसके पोल बता दिया कि SN है ना, तो N पोल निकलेंगे इसके, तो S माइनस Z1 S माइनस Z2 S माइनस Z। ये है जैसे हम कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसके रूट्स निकलते हैं, कितने रूट्स हैं। ऐसे जो इस वाली को सॉल्व करा तो m तक है ना, तो m रूट्स निकल जाएंगे उसके। तो ऊपर जो रूट्स होते हैं उन्हें जीरोस बोलते हैं, तो उन्हें z से रिप्रेजेंट करा है। नीचे जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं।
कोई भी इक्वेशन है जीरो और पोल की अगर बात करते हैं तो हमारे क्या है, ऊपर वाले को पोल्स बोलते हैं और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। Fs must not have any poles on the right half of S plane. Fs का कोई भी पोल किसमें नहीं होना चाहिए, राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में नहीं होना चाहिए। Fs may have simple poles on j omega with real and positive residue. रियल एंड पॉजिटिव रेजिड्यू के साथ इसके पोल किस पे हो सकते हैं, j omega पे हो सकते हैं। j omega मतलब इमेजिनरी एक्सेस। रियल पार्ट ऑफ एस j omega is greater than or equal to 0 for all omega values. अब ये है प्रॉपर्टीज, इन्हीं प्रॉपर्टीज को बस हमें चेक करना है और रियल फंक्शन वो है या नहीं है, वो कंडीशन थी ऊपर वाली प्रॉपर्टीज। ये क्या है, पॉजिटिव रियल फंक्शन को बेसिक प्रॉपर्टी। अब ये है मेन प्रॉपर्टीज भी कंडीशन भी, इन्हें चेक करना है और हमें बता देना है पॉजिटिव रियल फंक्शन है या नहीं है। फर्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल पीएस एंड क्यूएस आर रियल एंड पॉजिटिव। रियल और पॉजिटिव होने चाहिए। पोल्स एंड जीरोस ऑफ एफएस हैव जीरो और नेगेटिव रियल पार्ट। पोल्स और जीरोस ऑफ एफएस, पोल्स और जीरोस की बात चल रही है, ये पी और जेड जो थे वो रियल क्या होने चाहिए, नेगेटिव रियल पार्ट और जीरो हो सकते हैं। पोल्स ऑफ एफएस और 1 अपॉन एफएस लाइंग ऑन द इमेजिनरी एक्सिस मस्ट बी सिंपल, या तो सिंपल होने चाहिए या रियल पार्ट के रेजिड्यू होने चाहिए। पोल्स एंड जीरोस आर रियल और दे अकर इन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर, या तो रियल होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर में होने चाहिए। हाईएस्ट डिग्री ऑफ एफएस एंड क्यूएस डिफर ऑलमोस्ट बाय 1। जो एफएस की वैल्यू और क्यूएस की वैल्यू है वो हाईएस्ट डिग्री, और जो उसकी डिग्री है उसमें एक का कम से कम अंतर होना चाहिए। लोएस्ट डिग्री ऑफ एफएस एंड क्यूएस डिफर बाय ऑलमोस्ट 1। ऐसी जो सबसे छोटी डिग्री है, मतलब जैसे एस क्यू प्लस 4s प्लस 2s करके लिखी हमने वैल्यू, तो जो सबसे छोटी है ऊपर वाली और नीचे वाली उनमें भी एक का अंतर होना चाहिए, और जो सबसे बड़ी डिग्री ऊपर है और जो सबसे बड़ी डिग्री नीचे है उनमें भी एक का अंतर होना चाहिए। सम ऑफ पॉजिटिव रियल फंक्शन इज आल्सो पॉजिटिव। पॉजिटिव रियल का सबका सम करें तो वो भी पॉजिटिव आने चाहिए। डिफरेंस ऑफ पॉजिटिव रियल फंक्शन इज नॉट नेसेसरली पॉजिटिव रियल। सम पॉजिटिव आना चाहिए, डिफरेंस जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव आए। अब पॉजिटिव रियल की कंडीशन निकाल रहे हैं, ये तुम्हें निकालनी नहीं है। अगर क्वेश्चन में बाय चांस पूछ ले 7 नंबर में कि कंडीशन निकालो, तब तो निकालनी है, अदरवाइज कंडीशन नहीं निकालनी। सिर्फ जो नीचे कंडीशन है वो याद रखनी है, क्वेश्चन में डायरेक्ट वो कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, जैसे हमने कहा एफ एस बराबर होता है पी एस अपॉन क्यू एस, ये ऊपर वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट। अब हम क्या करेंगे, पी एस हो चाहे क्यू एस है, इसका इवन पार्ट अलग कर लेंगे, ऑड पार्ट अलग कर लेंगे, जाके हमने राउथ हर्विट्ज में करा था। रियल को, इवन को और ऑड को अलग कर सकते हैं, तो ऊपर वाले का इवन और ऑड अलग कर लिया, नीचे का इवन और ऑड हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया। अब नीचे वाला जो इवन और ऑड है इसकी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली, तो ये आ गया हमारा, देखो E1 E2 O1 O2 आर इवन फंक्शन। हमें पता है अगर दो इवन को मल्टीप्लाई कर दो इवन आएगा, दो ओड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं O1 O2 वैल्यू तो भी हमारे इवन फंक्शन आ रहे हैं। वाइल E2 O1 और E1 O2 हमारे क्या होते हैं, ओड फंक्शन होते हैं। तो यहां से हमने ये निकाला कि Fs इज इक्वल्स टू इवन पार्ट ऑफ Fs प्लस ओड पार्ट ऑफ Fs ही आएगा। तो ये कंडीशन अब जाके क्या निकल जाती है, आखिरी में ये आता है, देखो E1 O2 माइनस O1 O2 अपॉन दिस इज 0, ये भी सारा कहाँ चला जाएगा, 0 में। तो बस क्या याद रखना है, ये क्या कंडीशन याद रखनी है पहले में, कि अगर मेरा फंक्शन सिंपल है, सिंपल मेरी इक्वेशन अगर कोई आती है इस फॉर्म में, सिंपल इस फॉर्म में इक्वेशन आती है, तो मुझे ये याद रखना है बस, दोनों इवन पार्ट माइनस दोनों ओड पार्ट का जो डिफरेंस है वो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। कहीं भी अब मुझे चेक करना है तो ये कंडीशन में चेक करूंगी। ठीक है, अगर फंक्शन मेरा इस तरीके का हो, मतलब दोनों बराबर ना हो, ऊपर तो s की पावर प्लस a है लेकिन नीचे हमारा क्या है, 2 पावर वाला फंक्शन। ये वाली जो कंडीशन थी ये किसके लिए थी, अगर ऊपर एक इवन पार्ट हो और एक ऑड पार्ट हो और नीचे भी ऐसा हो तो थी। अब ये अगर ऊपर s प्लस ए हो नीचे s स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी यू, तब इसके लिए क्या कंडीशन बनेगी, अगर हमारे स्टार्टिंग में भी क्या दे रखे हैं, कोफिशिएंट्स दे रखे हैं, तब मैं कंडीशन क्या बनाऊंगी। तो एक कंडीशन ये याद रखनी है, अभी नीचे क्वेश्चन होगा तो याद रहेगा। इस वाले के लिए जो कंडीशन बनती है, देखो E1s वाले का ये रहा a और O1s ऊपर वाले का है s,
E2S में एक C है और ये क्या है मेरा B है, इसके लिए कंडीशन ये बनेगी और इस कंडीशन को याद रखना है। ये ABC 0 से बड़े होने चाहिए और B बड़ा होना चाहिए A से। अगर उस तरीके का क्वेश्चन होगा और पॉजिटिव रियल फंक्शन चेक करना है तो ये कंडीशन याद रखनी है कि ABC 0 से बड़ा होना चाहिए और B बड़ा होना चाहिए A से। ABC हमें याद रखने, A ऊपर वाला है और BC जो इनके साथ है ये वाले पार्ट हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन इस तरीके का आ गया कि ऊपर भी हमारा पॉलिनोमियल स्क्वायर से ही शुरू है, पिछली बार तो बस नीचे ही था, इस बार ऊपर भी यही है, तो A1 और A1 नॉट तो ऊपर यहाँ रखो और B1 और B नॉट नीचे रखो, C यहाँ नहीं है। ऊपर तो खाली A B C था, अब क्या है C यहाँ नहीं है। इसकी कंडीशन भी हमें याद रखनी है। ये इसकी कंडीशन थोड़ी टफ है, ये याद रख लो तो ठीक है, नहीं याद होती है तो इसे छोड़ सकते हैं। A1 B1 इज ग्रेटर देन अंडर रूट में रूट A नॉट माइनस रूट B नॉट का होल स्क्वायर। A1 B1 क्या है यहाँ याद रखो, फिर से बता देते हैं। A1 B1 जो S के साथ है, इन दोनों का मल्टीप्लाई A1 B1 इज ग्रेटर देन, जो बाद वाले कोफिशिएंट बचे अंडर रूट में ये कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई बड़ा या बराबर होना चाहिए अंडर रूट में A नॉट माइनस अंडर रूट में B नॉट के होल स्क्वायर के। ठीक है, ये दो कंडीशन हमें तीन याद रखनी है। एक E1 E2 माइनस O1 O2 इज ग्रेटर देन 0, फिर A डॉट B डॉट C मतलब A B C तीनों बड़े होने चाहिए 0 से या B बड़ा होना चाहिए A से, और तीसरा ये कंडीशन। अब आ गया क्वेश्चन, देख ये रहा क्वेश्चन, S+4 S स्क्वायर प्लस 2S+1 कौन सी फॉर्म आ गई है, जो सेकंड वाली फॉर्म बताई थी। ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C। क्या होना चाहिए कंडीशन, A B और C 0 से बड़े होने चाहिए, दूसरा B बड़ा होना चाहिए A से, तभी ये रियल पॉजिटिव फंक्शन होगा, पॉजिटिव रियल, अदरवाइज नहीं होगा। ये 7 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो A कितना है 4, B कितना है 2, C कितना है 1, ये 0 से बड़े हैं, एक कंडीशन तो सही हो गई। दूसरी है B बड़ा होना चाहिए A से, B तो है 2 और A है 4, तो B तो बड़ा नहीं है A से, B हमारा क्या नहीं है A से बड़ा नहीं है, तो ये हमारा क्या नहीं है, इज अ नॉट पॉजिटिव रियल फंक्शन, PRF शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, ये यहां पर निकल गया। दूसरा चेक कर लो, ये तो मैंने न्यूमेरिकल से चेक कर लिया, तो अब ये है ही नहीं, एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो है ही नहीं। इसका जो पोल हमने निकाला, पोल की वैल्यू, ये नीचे वाले ही तो पोल होते हैं, तो S बराबर क्या आ गया -1 आ गया ना। S बराबर -1 का मतलब क्या है कि जो हमारे पोल्स हैं वो किस में लाई कर रहे हैं, मतलब मल्टीपल पोल है और वो -1 पे लाई कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव रियल फंक्शन नहीं। या यहां से भी नहीं, सिर्फ इस वाले पार्ट से देख सकते। फिर से क्वेश्चन A B C, A B C तीनों हमारे क्या है 0 से बड़े हैं, B बड़ा है A से, देखो यहाँ बड़ा है 3 2, B बड़ा है A से, तो ये पॉजिटिव रियल फंक्शन है। तीसरा S स्क्वायर प्लस ये हमारा कौन सा आ गया, जिसमें हमने कौन सा याद करना है, A1 B1 इज ग्रेटर देन ब्रैकेट में अंडर रूट A नॉट का, इसको A नॉट माइनस B नॉट का होल स्क्वायर। तो देखो A1 B1 कितना है 1 1, और ये कितना है √6 माइनस √1 का होल स्क्वायर, वो हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा या बराबर। तो बड़ा या बराबर ये नहीं है, यहाँ तो 1 निकलेगा, और ये √6 माइनस √1 ये निकल गया 2.1, तो ये बड़ा नहीं है, ये 1 है और ये 2.1 है, तो ये पॉजिटिव रियल फंक्शन नहीं। एक और क्वेश्चन ये हो गया पॉजिटिव रियल फंक्शन, अगर ऐसे आ जाए तो मल्टीप्लाई करके इसे बना लो ऐसे। तो देखो A1 और B1 तो निकल गए 6 और 4, तो 6 24 हो गया, और यहाँ √8 और √3 कैलसी से सॉल्व होंगे तो कैलकुलेटर जरूर ले जाना है। तो √8 माइनस ये आ गया 1.2, तो देखो 4 बड़ा है 1.2 से, तो ये पॉजिटिव रियल फंक्शन है। नेक्स्ट 3s + 5 s³ + 1, तो देखो s³ + 1 का हमने कोई फॉर्मूला नहीं देखा है, तो इसे क्या करो पार्शियल फ्रैक्शन करके थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो ये हो गया 3s² + 5, s² + 1 को मैंने पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया। पार्शियल फ्रैक्शन जब करा तो A B C तीनों की क्या निकाल लो, यहाँ वैल्यू निकाल लो। अब जब वैल्यू निकाली तो देखो इनके रेजिड्यू पॉजिटिव आए या नहीं, कहा था पीछे कि या तो वो पॉजिटिव वो फंक्शन या इनका रेजिड्यू पॉजिटिव। जब वैल्यू निकाली A 5 निकला, C 0 निकला और B हमारा कितना निकला -2,
तो b का फंक्शन हमारा क्या है -2, तो इसका जो रेजिड्यू है वैल्यू निकली है, कोई भी एक वैल्यू भी अगर निगेटिव निकल गई ये वाली वैल्यू, तो हमारा ये क्या है पॉजिटिव रियल फंक्शन नहीं है। और हम वैसे भी चेक कर सकते थे कोई यहाँ एस क्यूब है फिर 1 है, तो भी ये पॉजिटिव रियल फंक्शन नहीं है। ये नेक्स्ट आ गया एस क्यूब प्लस 5s s4 2s स्क्वायर प्लस 1, यहाँ अब हम इससे चेक करते हैं, तो इसे हमने लिख दिया एस क्यूब एस स्क्वायर प्लस 5, और इसे ये किसका फॉर्मूला है एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ये हो गए पोल्स। अब हम पोल्स से चेक कर रहे हैं, हम पे तो 2-3 मेथड है ना, पोल्स से भी चेक कर सकते हैं, विदाउट पोल्स भी, अगर हमें नॉर्मल से समझ में नहीं आ रहा उसका हम पे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 1, एस बराबर क्या आ गया -1 या एस बराबर क्या आ गया +-j, तो मल्टीपल पोल्स आ गए, एस बराबर हमारे क्या आ गए मल्टीपल पोल्स आ गए, एस एक से ज्यादा, तो हमारा क्या नहीं है पॉजिटिव रियल फंक्शन नहीं है। तो ये था पॉजिटिव रियल फंक्शन, ये 7 नंबर में क्वेश्चन आता है तो ये बता दिया है। और अगर 2 नंबर में सिंपल आएगा बिल्कुल डायरेक्ट, वो ज्यादा लेंथी नहीं होगा, तो 2 में आएगा, अदरवाइज 7 में आएगा। 2 में ज्यादातर थ्योरी ही आती है। एलसी ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन की क्या हो गई कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, तो ये तुम पढ़ सकते हो एलसी फंक्शन के बारे में। हमें मेन पढ़ना है रियलाइजेशन मतलब सिंथेसिस। द मेन मेथड फॉर रियलाइजिंग अ रिएक्टेंस फंक्शन इज फोस्टर फॉर्म 1 फोस्टर फॉर्म 2 कोर फॉर्म 1 कोर फॉर्म 2। यही क्वेश्चन आएगा, या तो एक 7 नंबर में पॉजिटिव रियल फंक्शन आएगा हर्विट्ज वाली प्रॉपर्टी के साथ क्वेश्चन आएगा, या इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, एक मान लो इसमें से दे दिया एक इसमें से दे दिया, यही 3 क्वेश्चन आते हैं। एक हमारा सेकंड पार्ट में आ जाता है और लास्ट में हमारे 5th पार्ट में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 5th में तो एक ही करना होता है और एक 7th में, तो इनमें से ही क्वेश्चन हमारे फाइंड आउट मतलब निकलते हैं, तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। फर्स्ट डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लो या न्यूमेरिकल देख लो, सॉल्यूशन मतलब एक्सप्लेनेशन जो ये हमारा क्या है डेरिवेशन है, इसे समझ लोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन देख लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। कई बार क्या होता है क्वेश्चन नहीं देते, खाली फोस्टर फॉर्म को ही समझाने के लिए बोल देते हैं। फोस्टर फॉर्म 1 ये हमारा कोई क्या है पॉलिनोमियल है, जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे, ये हमारा इवन पार्ट न्यूमरेटर हो गया और ये हमारा क्या हो गया डिनोमिनेटर हो गया। न्यूमरेटर को वही जीरोस की फॉर्म में और यहाँ पोल्स की फॉर्म में हमने क्या कर लिया यहाँ पर लिख लिया। पार्शियल फ्रैक्शन वाले मेथड से हमने इसको मान लो इस फॉर्म में बना लिया। कोई भी अगर हमारा इस तरीके से या किसी भी फॉर्म में तुम्हारा फैक्टर दे रखा है तो उस पॉलिनोमियल को पहले क्या कर लो पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, और पार्शियल फ्रैक्शन करके किसी फॉर्म में बना लो। तो जब भी हम फोस्टर फॉर्म से करते हैं, फोस्टर में इसे याद रखना, फोस्टर फॉर्म से करते हैं तो उसका क्या कर लेते हैं पॉलिनोमियल बना लेते हैं। और पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है पहली ये याद रखनी है फोस्टर फॉर्म में, और डायरेक्ट इससे क्वेश्चन हो जाएगा k नॉट अपॉन s 2 इवन पार्ट में 2k2s अपॉन s स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर, देखो यहाँ भी इवन पार्ट है ओमेगा 2k4s अपॉन s स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 का स्क्वायर प्लस डॉटेड 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 आखिरी में, जैसे ये 0 है इनिशियल ये फाइनल k इंफिनिटी, आखिरी में क्या आएगा s। फोस्टर 1 फॉर्म का फॉर्मूला ये याद रखना है, फोस्टर 2 का दूसरा, ठीक है। फोस्टर फॉर्म में ये फॉर्मूला याद रखना है, कैसे भी याद रख सकते हो, इनिशियल वाला अलग याद रखो k नॉट अपॉन s, फाइनल वाला अलग याद रखो k इनफाइनाइट डॉट s, और बीच वाला समीशन करके याद रखो, समीशन ऑफ i की वैल्यू इवन चलेगी बस 2 4 6 8 और 2k is s स्क्वायर ओमेगा i, यहाँ की है ना प्रॉब्लम, यहाँ तो 2 ही रहेगा, यहाँ 2 4 6 यहाँ भी 2 4 6, तो ये वाली जो वैल्यू चलेंगी 2 4 6 ही यहाँ पर चलेंगी। ये जो k है ये k क्या है, जैसे पीछे रेसिड्यू देखे थे जब पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो a b c d आते हैं, वही हमारे क्या है k की वैल्यू होती है। ये क्या है k नॉट अपॉन s, k नॉट अपॉन s रिप्रेजेंट कैपेसिटर, k नॉट अपॉन s किसे रिप्रेजेंट कर रहा है कैपेसिटर ऑफ 1 अपॉन k नॉट फैरेड। तो अगर यहाँ कोई पूछेगा कि कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है तो कैपेसिटर की वैल्यू होगी यहाँ पर 1 अपॉन k नॉट। k इनफाइनाइट s रिप्रेजेंट क्या कर रहा है इंडक्टर, और कितने का इंडक्टर k इनफाइनाइट का, ये होता है ना 1 अपॉन सी एस, तो c नीचे है 1 अपॉन सी एस होता है तो c नीचे है, तो c बराबर क्या हो गया 1 अपॉन k नॉट हो गया। तो ये याद रखना है बस, पहले c आएगा c आखिरी में l आएगा, बीच में कॉम्बिनेशंस यहाँ पर हमारे आते हैं। ये रही देखो
सबसे पहले सी आया, जो मैंने के नॉट अपॉन एस बोला था, तो के नॉट हो गया 1 अपॉन सी नॉट। आखिरी में एल आया, जो हमने बोला था के इनफाइनाइट इंटू एस, और के इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो गई एल। बीच में वैल्यू किसकी आती है, एल और सी की कंबाइंड, जो कि निकली थी 2k एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो उसमें हमारे क्या निकल जाते हैं, एल और सी पैरेलल में निकल जाते हैं। फोस्टर फॉर्म में सारे आपस में, फोस्टर वन फॉर्म में सब आपस में किसमें जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हुए होते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटर, और आखिरी वाला रिप्रेजेंट करता है इंडक्टर। ये नहीं है, ये खाली इसको रिप्रेजेंट करता है कि 1/2 रिप्रेजेंट कर रहा है कैपेसिटर, 2 ओमेगा आई रिप्रेजेंट कर रहा है इंडक्टर। इन दोनों के बस यहाँ आई बदल दो, यहाँ आई 2 रखोगे तो ये वाला, यहाँ आई 4 रखोगे तो ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब आगे फोस्टर सेकेंड फॉर्म, दोनों की फॉर्म समझ लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल देख लेंगे। सेकेंड फॉर्म में क्या है, सेकेंड फॉर्म में देखो चेंजेस क्या है, सेम के नॉट अपॉन एस है, पर यहाँ आप क्या लिखा है, एडमिटेंस। जब फोस्टर वन फॉर्म होती है तो हम देखते हैं इम्पीडेंस, फोस्टर सेकंड फॉर्म है तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, एडमिटेंस। तो अगर मान लो क्वेश्चन कर रहे हो और तुम्हें इम्पीडेंस दिया है तो उसे चेंज कर लेना एडमिटेंस में। अगर क्वेश्चन वहां पर कर रहे हो, वहां एडमिटेंस दिया है तो पहले उसे चेंज कर लेना इम्पीडेंस में। तो यहाँ भी देखो लिखा है, अगर इम्पीडेंस दिया है तो रेसिप्रोकल उसे एडमिटेंस में कर लो। अब एडमिटेंस में बात हो रही है फोस्टर सेकंड फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में किस में बात हो रही है, इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस दिया है और सिंथेसिस करने को कहें तो फोस्टर वन फॉर्म लगाओ, एडमिटेंस दिया है और सिंथेसिस करने को कहें तो फोस्टर सेकंड। वरना आप क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, लिख के आता है कि फोस्टर वन से सॉल्व करो, तो वन से सॉल्व करोगे तो इम्पीडेंस ही सॉल्व होगा। लिख के आएगा फोस्टर टू सॉल्व करो, तो फोस्टर टू को एडमिटेंस की फॉर्म में चेंज करके ही सॉल्व करोगे। देखो फॉर्मूला सेम, के नॉट अपॉन एस, के इनफाइनाइट एस, दिस। अंतर क्या है, यहां पर शुरू वाली टर्म रिप्रेजेंट कर रही है इंडक्टर को, वहां शुरू वाली टर्म किसे रिप्रेजेंट कर रही थी, कैपेसिटर। यहां आखिरी वाली टर्म रिप्रेजेंट करेगी कैपेसिटर को, वहां आखिरी वाली टर्म किसे रिप्रेजेंट कर रही थी, इंडक्टर को। बीच वाली टर्म जो है वहां पैरेलल कॉम्बिनेशन था फोस्टर वन फॉर्म में, यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन। वहां सारे किसमें जुड़े थे, सीरीज में, यहाँ सारे किसमें जुड़े होंगे, पैरेलल। ये वहां सब सीरीज में थे, एडमिटेंस में सब किसमें जुड़े होते हैं, पैरेलल में। इंपीडेंस में सब किसमें जुड़े होते हैं, सीरीज। बी वहां कॉम्बिनेशन ये वाला पैरेलल में था, यहाँ किसमें आ गया, सीरीज में हो गया। वहां शुरू में सी लगाता है फोस्टर वन फॉर्म में, यहाँ शुरू में एल, आखिरी में यहाँ सी लगता है, वहां आखिरी में एल। ये अंतर होता है फोस्टर वन एंड फोस्टर टू फॉर्म में। ये रहा क्वेश्चन। कहा इसे दोनों से ऑब्टेन 1 और 2 फोस्टर नेटवर्क, दोनों नेटवर्क निकालो, इसका फोस्टर वन भी निकालो, फोस्टर टू भी। दिया क्या है, जेडएस, जेडएस से फोस्टर वन तो निकल जाएगा पर क्या नहीं निकलेगा, फोस्टर टू नहीं निकलेगा। तो पर हम पहले फोस्टर वन निकाल लेते हैं, जेडएस से सॉल्व कर लेते हैं। 4s², ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फिर 5 की भी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये निकल के आ गया। अब क्या करो, इसे हमें किस में करना है, फंक्शन को फॉर्म बनानी है, वो वाली जो अभी पीछे देखी थी, वो वाली फॉर्म बनानी है। तो उस फॉर्म को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करो, इन्हें डिवाइड वाले पार्शियल फ्रैक्शन, हमारी यहाँ पर मर्जी है कि किसी भी फ्रैक्शन से, चाहे पार्शियल फ्रैक्शन करके चाहे कंटिन्यू फ्रैक्शन करके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कंटिन्यू फ्रैक्शन करें, इसके डिवाइड करते चले, इससे डिवाइड करा, 5 से चला, ये आया, तो ये वैल्यू आ गई 65s² प्लस 500s अपॉन s³ प्लस 6, और 5s से इसे क्या करा, डिवाइड यहाँ पर करा, ये वैल्यू आ गई। अगर थोड़ा और बड़ा फैक्टर होता तो एक बार और कर लेते, पर यहाँ पर ये वैल्यू आ गई 5s प्लस, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, इस वाले पार्ट का। तो इस वाले पार्ट का जब पार्शियल फ्रैक्शन करा तो a अपॉन एस, बी एस प्लस सी, s² प्लस 16। ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। ए बी सी की वैल्यू कैसे, एक बार एस को 0 रख के, एक बार एस को +4 -4 रख के यहाँ वैल्यू निकाल ली, ये निकल के आ गया। तो ये 5s तो ये है जो ये था, और ये वाले पार्ट का ये वैल्यू आ गई, ए की आ गई 125, बी की यहाँ पर वैल्यू आई होगी, सी की वैल्यू आई होगी यहाँ पर, हो सकता है एक वैल्यू बी या सी में से 0, ये आ गया। अब इसे फॉर्म बनाओ जो पीछे पढ़ा था, पीछे क्या पढ़ी थी, के आई वाली, जो 1/ki, फिर 2ki वाली, फिर आखिरी में के इनफाइनाइट वाली, उस फॉर्म से कंपेयर करो। तो देखो के यहाँ पर ऊपर है,
और एक टर्म ये रही 1/s वाली, और ये रही मेन वाली, तो इस वाले को तो लिख दो आखिरी में, इसको लिख दो शुरू में, और ये रखी बीच वाली फॉर्म। कंपेयर करो। अब क्या कहा था, c बराबर कितना होता है 1/k0, तो 1/k0, 1/k0 यहाँ से कंपेयर करो तो 4/125, सी की वैल्यू निकल गई। अब आखिरी से निकाल लो एल की, एल कितना है 5, तो L1 निकल गया, एल निकल गया मेरा k इनफाइनाइट 5, ये गलत है, 2 नहीं है ये 5, 5। अब बीच वाली टर्म आ गई, बीच वाली टर्म निकाल लेंगे, L1 L2, सॉरी L2 L2, L1 नहीं, इसे भी L2 ही बोलो क्योंकि इवन पार्ट की बात कर रहे हैं। तो 2KIS अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बनेगा ना 4 का, तो ओमेगा आई कितना आ गया 4, 2KIS, तो 2KI बराबर कितना हो गया 135/4, तो 2KI हमारा हो गया 135/4। तो यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू निकलती है, ये वैल्यू अभी पीछे भी बताई थी, एल की और सी की निकलती है। सी तो होता है 1/2k2, तो 1/2k, k कितना बताया अभी मैं यहाँ पर 135/4, ये आ गया निकल के। L1 क्या होता है हमारा 2k2/ओमेगा 2 स्क्वायर, तो 2k2 तो हमारा हो गया 135/4, और ओमेगा कितना हो गया यहाँ से 4, ओमेगा का स्क्वायर तो 16, वैल्यू निकल गई, प्लस नहीं है ये हेनरी। अब कैसे करना है, फोस्टर 1 फॉर्म में सीरीज में जोड़ते हैं, तो C 4/135, फिर सीरीज में ये दोनों पैरेलल में, इन दोनों को पैरेलल में कर दो, और फिर सीरीज L 5 हेनरी, ठीक है, ये 5 है यहाँ पर, देखो यहाँ कंपेयर करोगे तो 5 निकलेगा। बस क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, जो क्वेश्चन आए उसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। पार्शियल फ्रैक्शन अगर पहली बार में हो जाए तो पहली बार में करो, अगर पहली बार में नहीं हो रहा तो एक बार कंटिन्यू फ्रैक्शन करके रिमाइंडर की टर्म में पार्शियल फ्रैक्शन निकाल लो। पार्शियल फ्रैक्शन जब आ जाए उसे कंपेयर कर दो। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये मैंने ऊपर भी बताई थी। क्या चीज याद रखनी है, फोस्टर सेकंड फॉर्म में ये याद रखना है कि 1/2KI हेनरी होता है और 2KI अपॉन ओमेगा कैपेसिटर होता है। फोस्टर 1 फॉर्म में ये याद रखना है कि K0/S कैपेसिटर को, ये इसको, और जो ये वाली वैल्यू निकलेंगे ओरिजिन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी का क्या बनाना था, फोस्टर 2 फॉर्म। फोस्टर 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, YS, Y बराबर 1/Z, तो ऊपर वाले को पलट दो, जो ऊपर क्वेश्चन दिया है इसे उल्टा कर दो, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये आ गया। अब देखो ऊपर तो S प्लस S स्क्वायर प्लस 16 है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे क्या है, एक ये अलग, एक ये अलग, एक ये अलग, ये तो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन सिंपल ऊपर ही हो सकता है। तो जो पार्शियल फ्रैक्शन करा कैसे होगा, ax प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी वाली फॉर्म, तो as प्लस बी अपॉन ये सी एस प्लस डी अपॉन दिस, ये तो कांस्टेंट है। अब यहाँ ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लो और इसको लिख लो, तो ए बी सी डी की वैल्यू निकाल के ये बन गई हमारी इक्वेशन। यहाँ क्या मिसिंग है, यहाँ पर देखो कोई भी कांस्टेंट पार्ट नहीं है, K0S ये भी नहीं है, K इनफाइनाइट S ये भी नहीं है, तो यहाँ मतलब शुरू वाला और आखिरी वाला सिंगल सिंगल पार्ट तो है नहीं, बीच के 2 पार्ट आए हैं, इसको इससे कंपेयर कर दो, तो L1 C1 L2 C2, यहाँ पर 2 कॉम्बिनेशन निकलेंगे, तो 2 कॉम्बिनेशन यहाँ निकल गए। देखो यहाँ पर L निकलता है 1/2KI करके, वहां C निकलता था, और जहां से वहां L निकलता था वहां यहाँ C निकलता है, तो फॉर्मूला एक ही है, याद रखना है, बस फोस्टर 1 में फोस्टर 2 का उल्टा हो जाता है। तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, बस LC LC पैरेलल, शुरू का C गायब, आखिरी का L, शुरू का L और आखिरी का C गायब, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्या नहीं आए, ये वाले दोनों कांस्टेंट पार्ट नहीं आए, तो ये आ गया फोस्टर 1 और फोस्टर 2। इन्हें बहुत ढंग से कर लेना, एग्जाम में फोस्टर 1 फोस्टर 2 फॉर्म पूछेंगे। फोस्टर 1 में पहले कैपेसिटर, आखिरी में इंडक्टर, बीच में पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन एलसी का। फोस्टर 2 फॉर्म में पहले इंडक्टर, आखिरी में कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन जो एलसी एलसी बीच में आते हैं उनका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ये कौन सी फॉर्म हो गई हमारी, फोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट है कोर फॉर्म, कोर 1 फॉर्म और कोर 2 फॉर्म। कोर 1 फॉर्म
और कोर टू फॉर्म, यहाँ सबसे सिंपल क्या होता है, यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करने, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, कोर फॉर्म सबसे इजी होती है, फोस्टर से थोड़ी इजी ही होती है, इसमें बस कंटिन्यू फ्रैक्शन करने होते हैं और जो फ्रैक्शन आए उसको 1/1 करके आंसर लिखना होता है। तो बस क्या करने हैं, कंटिन्यू फ्रैक्शन करने हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बस अरेंज फॉर्म में करना है, हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर करके लिखना है। कोर वन फॉर्म जब करते हैं सेम वहां पर भी जैसे फर्स्ट और वन फॉर्म करी थी तो वो इंपीडेंस के लिए थी, जेड के लिए, टू करी थी एडमिटेंस के लिए, यहाँ भी यही है। कोर वन फॉर्म करते हैं तो इंपीडेंस के लिए, कोर टू फॉर्म करते हैं तो हमारा किसके लिए होता है, एडमिटेंस के लिए होता है। जेड जो हमारा आएगा, जो भी कोर फॉर्म में वैल्यू निकलेगी वो कैसे लिखनी होती है, पहली फॉर्म ऐसी प्लस दूसरी 1 प्लस तीसरा जो क्वेश्चन आया 1 चौथा जो आया 1 फिर 1 करके वैल्यू को क्या करना होता है, लिखना होता है। कोर फॉर्म में भी क्या चीज याद रखनी है, यहाँ एल पहले आता है वन फॉर्म में, कोर वन फॉर्म में इंडक्टर पहले आएगा, कैपेसिटर आखिरी में। यहाँ कॉम्बिनेशन कैसे चलता है, एल सी एल सी एल सी एल सी करके ही चलता है। सेकेंड फॉर्म में पैरेलल चीजें चलती हैं, देखो यहाँ कैपेसिटर यहाँ पर है, इंडक्टर यहाँ है, यहाँ उल्टा है, कैपेसिटर इस वाली ब्रांच में है, इंडक्टर यहाँ पहली फॉर्म कैपेसिटर होती है, यहाँ फर्स्ट इंडक्टर है। मान लो ये वाला पार्ट मिसिंग हो जाए, ये वाला पहला पार्ट मिसिंग, तो यहाँ कैपेसिटर इंडक्टर क्या हो जाएगा, मिसिंग हो जाएगा, फिर यहाँ से चलेगा। डायरेक्ट न्यूमेरिकल से करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये जेड दे दिया, कोर वन फॉर्म निकालो, तो ये रही न्यूमरेटर, ये रहा डिनोमिनेटर, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया। अच्छा ये वाई एस से सॉल्व कर रहा है, जेड एस अगर हम निकाल रहे हैं, बोथ दोनों फॉर्म निकालनी है हमें, कोर की दोनों फॉर्म यहाँ पे क्या करनी है, निकालनी है। कोई क्वेश्चन पहले भी दिया है क्या, नहीं, ये रहा क्वेश्चन। तो यहाँ हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब ये क्या कर रहे हैं, पहले वाई एस से सॉल्व कर रहे हैं, अगर वाई एस से सॉल्व करना चाहते हैं तो इसे वाई एस से कर सकते हैं, जेड एस से करना चाहते हैं तो जेड एस से कर सकते हैं, वाई एस से अगर मान लो इसे पहले सॉल्व करा तो। पर देखो इसमें अंतर है दोनों चीज, किसमें निकला, अगर हम वाई एस से सॉल्व कर रहे हैं, इंडक्टर इंडक्टर ऐसे, कैपेसिटर कैपेसिटर ऐसे निकला है। अगर मैंने इसे क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, वाई एस से सॉल्व कर दिया, अब डिवाइड करना शुरू कर, डिवाइड कर। अब याद रखना जब मैं y से सॉल्व कर रही हूँ तो पहली टर्म y आएगी, अगर मैं z से सॉल्व करूंगी तो फर्स्ट टर्म z आएगी, ये चीज याद रखनी है। देखो z से अगर मैं सॉल्व करूंगी तो पहली टर्म z आएगी, फिर z y z y z y। अगर मैं y से सॉल्व करूंगी, कोर टू में भी देखो अगर z से करूंगी तो पहली टर्म z फिर y z, लेकिन अगर y से सॉल्व करूंगी तो पहली टर्म y आएगी, दूसरी टर्म z आएगी। इस चीज का हमें क्या रखना है, याद रख। मैंने y से सॉल्व करा, डिवाइड करा इसे, ये आया, फिर से यहाँ ले आई नीचे, डिवाइड करा, ये आया, फिर इसे यहाँ ले आई, 5/2 को 12/5 से करा, 6s² आया, 9 बचा, फिर से ये ले आई यहाँ पर, ये आया। तो अब देखो y से सॉल्व करा है ना, तो पहली टर्म y, ये z, ये y, ये z, खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसे जोड़ने का क्या तरीका, जब y से स्टार्ट करा है तो पहली टर्म y ही लिखेंगे, तो हम लिखो इसे, देखो s प्लस 1/s+6, 1/s+6 प्लस 1/12/5, 12/5 प्लस 1/5/18s, 5/18s लिख दिया। ये जो s/6 है ये रहा, s/6 है, ये इसके साथ नहीं है, s/6 फिर प्लस में जुड़ के, ये थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पर, s/6 साथ में है। अब लिखो यहाँ पर, स्टार्ट करते हैं बनाना सर्किट। सर्किट कैसे बना रहे हैं, y से शुरू बनाएंगे, z से नहीं शुरू हुआ। कोर वन फॉर्म में अगर z से शुरू होता है तो पहला एलिमेंट हमने दिखाया था क्या, इंडक्टर, पर यहाँ पहला एलिमेंट z है ही नहीं, तो हमारा तो ये कहाँ से शुरू हुआ, s से। s के साथ देखो कितनी वैल्यू है यहाँ 1,
तो 1 फैरेड का कैपेसिटर। फिर आया S/6, 1/6 का इंडक्टर। फिर आया 12/5, तो 12/5 का कैपेसिटर। फिर आया 5/8, 5/18 का इंडक्टर। जहां भी Z वो इंडक्टर, जहां भी Y वो कैपेसिटर। जैसे कि यहां हमने देखा Z1 L1, Y2 C, Z3 L2, Y4 C। Y वाले सारे ये हैं पैरेलल ब्रांच, और पैरेलल ब्रांच क्या होती है? Y होती है। Z वाले सारे क्या है? सीरीज ब्रांच। और फोस्टर वन फॉर्म में, सॉरी कोर वन फॉर्म में, सीरीज में इंडक्टर था, पैरेलल में कैपेसिटर था। तो यहां से हमने ऐसे क्वेश्चन कर लिया। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को ये Y में बदल के क्यों करा? क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर वाली पावर्स थी वो ज्यादा थी, नीचे डिनोमिनेटर में ज्यादा था, न्यूमरेटर कम था, तो उल्टा बदल के कर लिया। अगर कोई बच्चा ऐसे डिवाइड करके करना चाहे तो भी कर सकता है, तब पहली वो वाली पावर को Z ही मानना। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे कोर सेकंड फॉर्म, अब कोर सेकंड फॉर्म में तो यूज ही मैंने क्या कहा था, YS से ही करते हैं। कोर सेकंड फॉर्म में तो फाइनली सॉल्व भी किससे करना चाहिए? YS से। फिर हमें ये वैल्यू आ गई S² प्लस tan S, ऊपर वाला ही है या चेंज है? सेम यही। सॉल्व करा, डिवाइड करना, तो देखो डिवाइड करके जब 4s³ इससे डिवाइड करा तो ये निकल के आया। तो y से सॉल्व करना, तो पहली टर्म तो y, फिर z, फिर y, फिर z, ये आ गया। लेकिन ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। कोर सेकंड फॉर्म में क्या कहा था कि यहाँ पर जो ऊपर सीरीज में आता है वो कैपेसिटर आता है, पैरेलल में क्या आता है? इंडक्टर आता है। तो पहले तो क्वेश्चन उतार दो, आंसर जो आया YS बराबर 9/4s प्लस 961/60s, 961/60s प्लस, अच्छा बीच में ये भी है 16/31, 16/31 प्लस 1/this प्लस 1/this। यहां से हो गया। यहाँ क्या कहा था? पैरेलल में इंडक्टर और सीरीज में कैपेसिटर। तो देखो सीरीज में कैपेसिटर, पैरेलल में इंडक्टर, पहले वाली टर्म लिख दी 9/4s। y है, ये तो उल्टा होता है ना, y उल्टा होता है। z में तो सीधे सीधे जो वैल्यू आई वो लिख दी, लेकिन y वाला क्या होता है? उल्टा। पोस्टर कोर फॉर्म y में ही लिखी जाती है और वो वाली फॉर्म किस में लिखी जाती है? z। देखो 9/4s, हमेशा s को ऊपर मान के चलो। अगर s ऊपर आ रही है तो वही वैल्यू होती है, अगर s नीचे आ रहा तो बदल के वैल्यू लिख रहे हैं। तो 9/4, 4/9 कर दिया इसे। यहाँ पे भी देखो s नीचे है तो 31/16, यहाँ भी s नीचे है तो 60/961, यहाँ भी s नीचे है तो 31/15। ये वैल्यू यहाँ पर आ। ठीक है, ये सॉल्यूशन पता लग गया। कैसे करा है कि जब कोर वन फॉर्म करी थी तो इंडक्टर ऐसे थे, सीरीज में कैपेसिटर था। जब कोर 2 फॉर्म करी है, इंडक्टर ऐसे हैं, सीरीज में कैपेसिटर। ये ना दूसरा क्वेश्चन। अब देखो जेड दे दिया और जेड में वैल्यू भी ऊपर ही बड़ी है, तो हम इसे बदलने की जरूरत नहीं है, वाई में करने की कोई जरूरत नहीं है। डिवाइड कर दो इससे सीधा। डिवाइड करा तो देखो 5s s 2s s, अब इसे लिख लो 5s प्लस 1/s प्लस 1/2s प्लस 1/s आ गया। अब वैल्यूज यहाँ पर लिख दो। यहाँ देखो क्योंकि पहली वैल्यू जेड है, पहली वैल्यू ही जेड है, तो यहाँ पहली टर्म आएगी, और पहली टर्म क्या होगी? एल, एल सी एल सी। एल कितना है? 5, सी कितना है? 1, एल कितना है? 2, सी कितना है? 1। सिंपल, ये न्यूमेरिकल कर लेना, इस टाइप के ही न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं। कोर सेकंड फॉर्म भी इसकी निकालो, तो कोर सेकंड फॉर्म भी जेड एस से निकाल लो, लेकिन पहली टर्म वाई नहीं आएगी, क्या आएगी? जेड आएगी। डिवाइड कर लो इसे भी, 2s प्लस s³ को 1 प्लस 12s² और इससे डिवाइड कर। याद रखना जब कोर 2 फॉर्म पढ़ते हो तो डिवाइड इस तरीके से करो कि 1/, में नीचे ऐसा है, इसीलिए आंसर गलत आ रहे हैं। कोई ये भी सोच अलग अलग आ रहे हैं, गलत नहीं, अलग आ रहे हैं। जैसे कोई यहाँ सोच रहा होगा ना कि यहाँ इससे ही सेम यहाँ डिवाइड करा, इससे ही हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर तो सेम आना चाहिए। नहीं, यहाँ हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि पहले 1 जो सबसे छोटी पावर है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे ज्यादा बड़ी, इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो अपने आप नीचे ही ऐसा आएगा।
तो देखो 1/2s, 2/11s, 121/2s, ये आ गया। किससे सॉल्व करा? जेड की फॉर्म में। तो पहला एलिमेंट क्या है? जेड है। पहला एलिमेंट क्या नहीं है? वाई नहीं है। तो यहाँ पहला एलिमेंट किससे स्टार्ट होगा? जेड से ही स्टार्ट हो। देखो सी एल, सी एल, इसे पलट दो, यहाँ एस नीचे है ना, तो क्या आएगा इसका आंसर? सी हमेशा एस के साथ वाला होता है, तो सी तो हो गया 2, लेकिन ये क्या है? एल, ये होगा 11/2। ये फिर से सी है, तो ये कितना आ गया? 2/121, ये 110/2। ठीक है, तो सी तो एस के साथ वाला ही वैल्यू हो गई, या यहाँ भी क्या था? 2/1, ये वैल्यू हो गई है। ये हमारी कौन सी ऊपर वाले फंक्शन हो गए अगर हम एलसी का पढ़ रहे हैं। सेम जैसे एलसी फंक्शन पढ़ते हैं, एलसी की तरह ही हमारा सेम कौन सा होता है? आरसी। प्रॉपर्टीज ऑफ आरसी ड्रिवन सर्किट होगी। तो देखो यहाँ आरसी ड्रिवन सर्किट है, ये पढ़ लेना सेम उसी की तरह ही जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था, ये आरसी की है। अब सिंथेसिस आरसी का भी ऐसे ही करना है। जब हम सर्किट एलसी पढ़ रहे थे, तो एलसी सर्किट पढ़ने में जो वैल्यू आती थी वो s² + ω² की टर्म में आती थी, लेकिन जब हम आरसी या आरएल सर्किट पढ़ेंगे तो वैल्यू ऐसे नहीं आएगी। वैल्यू किस में आएगी? ये तो सेम है, देखो K0/S और K इनफाइनाइट, लेकिन बीच में आएगा s + σ1, s + σ2, s + σi। शुरू की टर्म रिप्रेजेंट, फोस्टर में पहली टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही थी? वहां भी पोस्टर में पहली टर्म कैपेसिटर करती है, तो यहाँ भी कैपेसिटर ही करेगी, लेकिन आखिरी टर्म वो इंडक्टर करती थी क्योंकि एस आता था। लेकिन यहाँ देखो आखिरी टर्म में कुछ नहीं आ रहा, तो आखिरी टर्म यहाँ पर क्या होगा? किसे रिप्रेजेंट कर देगी? के ओम के कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करेगी। तो सॉरी, रेजिस्टेंस को, ये गलत है, रेजिस्टेंस को, यहाँ एस नहीं आ रहा ना, तो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी। और जो ये बीच की टर्म है, ये आरसी का कॉम्बिनेशन करेगी पैरेलल में। सेम फॉर्म है, फोस्टर वही फॉर्म याद रखो बस। आरसी में क्या करना है? आरसी में ये s + σ आ जाता है बस, क्योंकि आर और सी में केवल सी की वैल्यू जो ओमेगा सी में आता है, एल नहीं है यहाँ, तो एल नहीं है तो कोई स्क्वायर के टर्म नहीं आती। तो देखो सेम वही, बस आर की जगह एल, एल की जगह आर, एल की जगह आर, एल हर जगह रिप्लेस हो गया आर से। सेम फोस्टर 2 फॉर्म, फोस्टर 2 फॉर्म भी यही है। ये वाली फॉर्म किससे रिप्रेजेंट करेगी? आर को, और ये सी को, और ये वाले टर्म किससे रिप्रेजेंट करेगी? आर को। कॉम्बिनेशन क्या है? ये सीरीज है, वहां पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जहां सीरीज है वहां पैरेलल कर दो, जहां पैरेलल है वहां सीरीज कर दो। ये रहा क्वेश्चन, फोस्टर 1 और फोस्टर 2 फॉर्म तुम्हें एक बार सॉल्व करनी है, मैं बस यहाँ शो कर देती हूँ। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर कर दो। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना भी थोड़ा हार्ड है, मतलब वो वाली फॉर्म बनाना हार्ड है, तो इसको क्या करो, एक टर्म डिवाइड कर दो। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन इजी है, पार्शियल फ्रैक्शन करो या मत करो, यहाँ देखो आ गया। पार्शियल फ्रैक्शन कर दो इसका, तो एक s + σ और एक s + σ2 आ जाएंगे। ये रहा, तो एक s + σ1, s + σ2, a और b की वैल्यू निकाल दो, कंपेयर करो। तो देखो यहाँ s नहीं है, तो ये हो गया k इनफाइनाइट, k इनफाइनाइट हो गया 3, तो r इनफाइनाइट कितना हो गया? 3। r i होता है ki/σi, ci होता है 1/ki, तो ri ki/σi, यहां से निकाल लो। ki 9/2, σi 1, ci कितना हो गया? 1/ki, ki कितना है? 9/2। तो ये वैल्यू हमारी आ गई यहाँ से। अब यहाँ पुट कर दो, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई हमारी? फोस्टर 1। सेम ऐसे ही इसी को फोस्टर 2 फॉर्म, फोस्टर 2 फॉर्म में क्या करना है? जेड की जगह वाई एस बना के सॉल्व करो, सेम कंपेयर करो इसी से, और आंसर लिख दो। यहाँ सारी चीजें आएंगी पैरेलल। अब जैसे आरसी के लिए कौन सा मेथड यूज करा था? पहले कोर करा था एलसी के लिए, अब सेम आरसी के लिए कोर मेथड यहाँ पर यूज करना है। वहां एलसी 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 के कॉम्बिनेशन आए थे, यहाँ किसके हो जाएंगे? आरसी आरसी के कॉम्बिनेशन। देखो जो भी क्वेश्चन 1 आएगा, क्वेश्चन 1 2 3 4 क्वेश्चन से करते हैं। ये इसे इससे डिवाइड कर, जब डिवाइड करा पहला आया 1, फिर s/3, फिर 9, फिर s/4, तो ये हो गया 1 प्लस
1/s/3 प्लस 1/9 प्लस s/24। तो जितनी भी टर्म बिना s की हैं वो तो है r, और जितनी भी s की हैं वो है c। देखो 1 प्लस 1/s/3 प्लस 1/9 प्लस 1/s/24, तो ये 1 हो गया r, फिर ये हो गया c 1/3, फिर ये हो गया r, फिर ये हो गया c 1/24। अब कोर सेकंड फॉर्म पे आ जाओ। कोर सेकंड फॉर्म में फिर से क्या करना है, सबसे पहले छोटी टर्म लिखते हैं ताकि नीचे ऐसा आए। तो अब इसे डिवाइड करा 8/35, ये आ गया r, फिर आ गया 9/10, ये भी रेजिस्टेंस। अगली बार वाली में s आया और अगली बार वाली में r, तो जिसमें s है वो ही c होगा, जिसमें s नहीं है वो c नहीं होगा। तो c r, देखो यहाँ s है 8/3, तो पलट दो 3/8, यहाँ 9/10 रेजिस्टेंस, यहाँ पे आएगा, ये 2 गलत लिखा है, यहाँ पर 2 ऊपर 2 आ रहा है, नहीं 9/10 ही है, और यह 100/3, और ये वैल्यू चेंज करके अपोजिट उल्टा करके यहाँ तो ये सिंथेसिस ऑफ ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस ऑफ आरएल नेटवर्क। जैसे आरसी का करा, अब यही सेम किसके हैं, आर के। तो जैसे फोस्टर वन फॉर्म आरसी की करी, फोस्टर कोर वन फॉर्म आरसी की करी, सेम फोस्टर वन फॉर्म आपको किसकी करनी है, आरएल की करनी है। ये रही देखो फोस्टर वन फॉर्म, सेम फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या नहीं है, कोई चेंज नहीं है। क्या अंतर है, जब आरसी का कर रहे थे तो यहाँ पर एस था, आर एल का करोगे तो इनफाइनाइट के साथ ऐसे फोस्टर वन फॉर्म में, याद बीच का देखो बिल्कुल एक्जेक्टली सेम, सब चीजें सेम। पोस्टर टू फॉर्म में भी वहां के नोट अपॉन एस, देखो यहाँ एस है, यहाँ पर एस नहीं, और बाकी चीजें क्या है, सेम। सेम न्यूमेरिकल करेंगे, कंपेयर करें, वैल्यू निकालेंगे, जो ये वैल्यू आएगी इसे कंपेयर करेंगे, डिवाइड करा, वैल्यू को कंपेयर करा सिग्मा वाली वैल्यू से और निकाल। कोर वन फॉर्म में भी यही करना है कि कोर वन फॉर्म या कोर टू फॉर्म अगर पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल से देखो सीधा समझ में, ये आ गया y दे रखा है तो पहली टर्म y आएगी, z से करोगे तो पहली टर्म z आएगी, इससे डिवाइड करा, ऊपर एस आ रहा है ना, तो कौन सी फॉर्म है, कोर वन, नीचे एस आए तो कोर टू, वो हमें ही लाना है। जब भी हम बड़ी पावर पहले रख के सॉल्व करेंगे तो ऊपर ऐसा आएगा, जब भी छोटी पावर शुरू में रख के सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, नीचे ऐसा आएगा। कोर टू में नीचे ऐसा आता है, कोर वन में ऊपर ऐसा आता है, ये हम ही सॉल्व करेंगे, अपने आप नहीं आएगा। तो आंसर क्या आ गया, 1 प्लस 1/s/4 प्लस 1/, तो ये तो देखो ये आ गया r और ये आ गया l, r l, यहां से लिखते हैं r 1/4l, 4/3 r, 3/4 l, और ये 1/3, यहाँ 3 हो गया r। सेम कोर की टू फॉर्म, कोर टू फॉर्म में भी क्या करना है, इसे इससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब s नीचे आना चाहिए, s नीचे, तो ये हो गया r, ये l, फिर ये r, ये l, और लास्ट वाला भी r 5/14 जो यहाँ पर। तो ऐसे सॉल्व करके यहाँ पे सीधा क्या कर लेंगे, आंसर। ठीक है, बस यही है। अब सिंथेसिस ऑफ आरएलसी है, आरएलसी को इतना करने की नीड नहीं है, आपके सिलेबस में इतना ही है। तो क्या चीज हमें मेन यहाँ देखनी है, फॉर्म्स देखनी है। क्या चीज हमें मेन यहाँ देखनी है, फॉर्म देखनी है। कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, एलसी नेटवर्क का फोस्टर वन फोस्टर टू, कोर का फोस्टर वन फोस्टर टू, सॉरी एलसी नेटवर्क का फोस्टर वन फोस्टर टू, कोर वन कोर टू, फिर आरसी का यही चारों और आरएल का यही चार। इंपॉर्टेंट एलसी का है तो पहले एलसी का करना। एलसी जब कंप्लीट हो जाए, एलसी को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है सारा। कोर में तो याद कुछ नहीं करना, बट डिवाइड करना है, आंसर लिखते जाना है। फोस्टर में वो फॉर्मूला याद कर लेना, फॉर्मूले को बस कंपेयर करना है और डायग्राम बना लेना है। सेकेंड मेन चीज क्या याद रखनी है, जब भी फोस्टर वन करोगे तो सी पहले आता है, आखिरी में एल आता है। फोस्टर टू करोगे तो एल पहले आता है, सी। फोस्टर वन में सब सीरीज में जुड़ते हैं, सीरीज में, और बीच वाले पैरेलल में। फोस्टर टू में सब पैरेलल में जुड़ते हैं। कोर फॉर्म भी सेम यही है,
कोर फॉर्म जब हम पढ़ते हैं तो भी हमें याद रखना है कि सीरीज में क्या आएगा और पैरेलल में क्या आएगा, कोर 2 फॉर्म में भी सीरीज में क्या आएगा और पैरेलल में क्या। अगर हमने एक बार एलसी सर्किट का कोर 1 कोर 2 फोस्टर 1 फोस्टर 2 पढ़ लिया तो सेम जो एलसी का है वही आरसी और आरएल का है। अंतर क्या है, आरसी और आरएल में आर वो वाले होते हैं जो बिना एस का होता है और एस वो होते हैं या तो सी होगा या आरएल होगा। इसके अलावा इसमें से और कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो इस टॉपिक के साथ ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी इस वन शॉट को खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। थैंक यू।